हेजाओ के जाने के बाद डायरेक्टर जी वापस काम के मोड में आ गया। स्नो केव इंस्पेक्शन कंटिन्यू हुआ। स्टील फ्रेम्स चेक करना, वेंटिलेशन पाइप्स चेक करना, सपोर्ट लॉक्स चेक करना, एवरीथिंग रूटीन था अंटिल सडनली एक ह्यूज आर्क शेप्ड स्टील फ्रेम ऊपर से कोलैप्स हुआ। ऑलमोस्ट डायरेक्टली डेजर्ट ग्रीन बर्ड के हेड पर ही गिरने वाला था। वॉच आउट! जी टिंग्यू लाइटनिंग की तरह रश हुआ। उसने उसे पकड़ के ग्राउंड पर प्रेस किया। स्टील फ्रेम नेक्स्ट सेकेंड उनके पास क्रैश हुआ। एवरीवन फ्रीज। मंकी का फेस वाइट, रोज एलन भी शॉक्ड। लकीली किसी को इंजरी नहीं हुई, पर रिपेयर वर्क ह्यूज डिले हो गया। जी टिंग्यू फ्रस्ट्रेटेड साय करता रहा वाइल वो रिपेयर सुपरवाइज कर रहा था। फीस डिनर का प्लान भी कैंसिल करना पड़ा। जब फाइनली टीम वापस निकली तब क्लॉक ऑलरेडी 3 PM क्रॉस कर चुका था। स्काई हॉरिफाइंग लग रहा था। डार्क क्लाउड्स पूरे स्नो फील्ड कवर कर रहे थे, हेवी, ब्लैक और ऑप्रेसिव, जैसे स्काई खुद कोलैप्स होने वाला हो। स्ट्रॉन्ग विंड डायरेक्टली व्हीकल्स को चेस कर रही थी। नेविले का स्नो फील्ड हमेशा याद दिलाता था कि नेचर तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। जी टिंग्यू क्वाइटली स्काई को ऑब्जर्व करता रहा, फिर इमिडिएटली फ़ोन निकाला और उसने हे जाओ को रूट मैप सेंड किया, सारे नियर बाय विंड ब्रेक शेल्टर्स भी मार्क करके, और मैसेज भी भेजा कि अगर स्ट्रॉम स्ट्रॉन्ग हो तो यहीं कहीं रुक जाना। मंकी विंडो के बाहर देखते हुए नर्वस टोन में बोला, दिस ईयर कितनी बार ट्रू स्टॉर्म आ चुकी है? कैन दीज माउंटेन्स इवन होल्ड एनी मोर? रोजालिन अनॉयड फेस बनाती हुई बोली, रेस्क्यू स्टेशन वाले भी ना यूजलेस हो गए हैं। न्यू मैनेजमेंट तो सिर्फ कार्ड्स खेलते रहते हैं। स्टेशन ऑलमोस्ट अबैंडन्ड है। अगर अवलांच हुआ तो हो गया काम। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन इमीडिएटली सीरियस हो गया। बोला, कल मैं और मंकी युनडुआन माउंटेन का स्नो थिकनेस मेजर करेंगे। अर्ली प्लान्स बनाना पड़ेगा। मंकी ने हाँ में नोट किया, बिकॉज युनडुआन माउंटेन डेंजरस था। रोड्स बनने से पहले आगा स्नो सिटी पहुंचने का ओनली रूट वही था। 35-40 डिग्री का स्लोप, परफेक्ट एवलांच जोन। और 7 ईयर्स पहले यही माउंटेन ऑलरेडी डजन्स ऑफ लाइफ्स ले चुका था। जी टिंग्यू उस अवलांचे को कभी नहीं भूल पाया, इसीलिए हर स्नोफॉल के बाद वो पर्सनली इंस्पेक्शन करता था। स्नो लेयर चेक करना ज़रूरी था, पर आज जी टिंग्यू मेजरिंग टूल्स लाना भूल गया था, इसलिए वो लोग वापस बेस की तरफ मुड़ गए। रिटर्न ट्रिप के बीच में उनकी गाड़ी एक छोटे से फार्म के पास से गुजरी, जो साल भर प्रेस डिपार्टमेंट को सप्लाईज देता था। फार्म हाउस के बाहर एक यंग फार्मर टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। अंदर से काऊ की पेनफुल आवाज़ें आ रही थीं। लग रहा था कि डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो गई थी और वेट अब तक पहुंच नहीं पाया था। जी टिंग्यू ने इमीडिएटली ब्रेक्स लगा दिए और व्रैंगलर फार्म हाउस के सामने आकर रुक गई। कार के नीचे उतरते हुए उसने कामली बोला, वेट मत करो, माउंटेन हेवी स्नो से ब्लॉक है, आज कोई ऊपर नहीं आ पाएगा। उसने स्लीव्स फोल्ड की और बोला, हम हेल्प कर देते हैं। फार्मर ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें लिटरली चमक गई। डायरेक्टर जी, थैंक गॉड, आप हमेशा परफेक्ट टाइम पे आ जाते हो। जी टिंग्यू गॉगल्स उतारते हुए हंसा और बोला, गॉड को थैंक्स मत दो, ब्रदर मंकी को थैंक करो। उसने साइड ग्लास मारा मंकी को और बोला, आज इतना स्लो ड्राइव कर रहा था जैसे जानबूझकर किसी से मिलने आ रहा हो। फार्मर का फेस इंस्टेंटली टोमेटो रेड। एक्चुअली वो कोई ओल्ड फार्मर नहीं था, बस 20s का एक शाय सा लड़का था जिसने अपने फादर का फार्म इनहेरिट किया था। वो ऑकवर्डली नेक स्क्रैच करते हुए स्टैमर करने लगा। बोला, वेल ब्रदर मंकी को भी थैंक्स, और सबको भी, आप लोग बहुत अच्छे हो। पीछे से रोजालिन की लाउड लाफ गूंजी। ओहो! उसने मंकी को शोल्डर से बम किया। जाओ जाओ हीरो। मंकी यूजुअली लाउड और केयरफ्री रहता था, पूरा शेमलेस, पर आज वो भी वियर्डली नर्वस लग रहा था। वो क्वाइटली फार्मर के पास गया और सीक्रेटली एक स्मॉल कैंडी पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। फिर बोला, गलती से खरीद लिया था, मुझे पसंद नहीं, तुम रख लो। फार्मर ने हेड भी प्रॉपरली रेज नहीं किया। उसका फेस ऑलरेडी मंकी के बट जितना रेड हो चुका था। बस बोला, थैंक यू ब्रदर मंकी,
और फाइनली अब गॉसिप खाने की बारी डायरेक्टर जी की थी। वो वॉल के पीछे छुप गया, ईयर्स फुली पर्क्ड अप, हेड टिल्टेड, पूरे कंसंट्रेशन से दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। कभी कभी तो लाफ सप्रेस करते हुए शोल्डर्स भी शेक हो रहे थे। इवन सीक्रेटली फोटो लेने का भी मन कर रहा था। आखिर मंकी का स्टुपिड शाय एक्सप्रेशन लाइफ टाइम ब्लैकमेल मटेरियल था। पर रोज़ालिन ने पकड़ लिया था। उसने डायरेक्टली उसके शोल्डर पर स्लैप मारा और बोली, बॉस क्या कर रहे हो आप? जी टिंग्यू इंस्टेंटली सीधा खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने इमेजिनरी ईव्स ड्रॉप ईयर्स सीधे किए, नोज टच की और कामली अंदर चला गया, बोलते हुए कि चलो देखते हैं कौन सी काऊ परेशान है। इनसाइड फार्म हाउस एक ओल्डर ब्लैक वाइट काऊ पेन में पड़ी हुई थी, पूरी एग्जॉस्टेड। उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बची थी काफ को पुश करने की। मंकी, रोज़ालिन और जाओ किंग तीनों अल्फाज थे। उनके एग्रेसिव फेरोमोन्स ऑलरेडी काऊ को और रेस्टलेस कर रहे थे। फार्मर बीटा था, इसलिए नेचुरली जी टिंग्यू को आगे आना पड़ा। कैट क्वाइटली काऊ के पास बैठ गया। उसने अपनी सॉफ्ट फेरोमोन्स रिलीज किए, वार्म, काम और सूद करने वाले, जैसे स्नोफॉल के बीच किसी ने फायरप्लेस जला दिया हो। पहले काऊ पैनिक में हिंड लेग से किक मार रही थी, पर अराउंड 10 मिनट्स बाद वो ग्रेजुअली काम होने लगी। उसने अपना हैवी हेड जी टिंग्यू के थाइप्स पे रख दिया, कंप्लीटली ओबीडियंट। पीछे मंकी और बाकी लोग काफ को स्लोली पुल करने में हेल्प कर रहे थे। अरे अरे केयरफुल, बस और थोड़ा, बस बस। फाइनली न्यू बॉर्न काफ बाहर आ गया। फार्मर ने एग्जॉस्टेड साय छोड़ा। आहा, हो गया। वो फॉरहेड का स्वेट वाइप करते हुए रिपीटेडली थैंक यू बोल रहा था। जी टिंग्यू ने बस लाइटली नॉड किया, जैसे कह रहा हो, अरे अरे कोई बात नहीं, ये सब तो नॉर्मल बात है। काऊ ने वीकली टेल हिलाई और अपना सर सॉफ्टली जी टिंग्यू के पैरों पर रख दिया। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सॉफ्टर हो गया। उन सब की बातों के बीच न्यू बॉर्न काफ ने स्लोली आंखें खोली। राउंड बॉडी और शाइनी ब्लैक फर, ऑलरेडी देखकर लग रहा था कि फ्यूचर में वो जायंट स्ट्रॉन्ग बुल बनेगा। पर अभी के लिए उसको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके पैर कैसे काम करते हैं। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अपनी लेग्स को घूरता रहा। उसने अपने शेकी लेग से दोबारा प्रेशर डाला, एक स्टेप फिर दूसरा। हूव्स स्लिपरी फ्लोर पर हिल रहे थे, पूरा बॉडी उसका वॉबल कर रहा था। पर धीरे धीरे उसकी वॉकिंग स्टेबल होने लगी। सब क्वाइटली उसे देख रहे थे। टाइनी काफ पहले ऑकवर्डली चला, फिर सडनली लिटिल ट्रॉट में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्टली अपनी माँ के पास जाके उसे रब करने लगा। जी टिंग्यू ने नेचुरली अज्यूम किया कि उसे मिल्क चाहिए होगा। उसने ग्लव शेक किए और कैजुअली बोला, ओके रिट्रीट, काम खत्म। पर उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही ग्रंट, एक शाइनी लिटिल हेड डायरेक्टली उसके लेफ्ट चेस्ट पे आके टकरा गया। ओ एसएचआईटी। कैट लिटरली 3 फीट हवा में उछल गया, जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया हो। उसने पैनिक में काफ को पुश किया और इंस्टिंक्ट में ऑलमोस्ट स्लैप ही मार दिया। पर काफ ने क्या सोचा, ओएमजी, ह्यूमन इज प्लेइंग विथ मी। वो और खुशी से वापस उसकी तरफ दौड़ गया। जी टिंग्यू इंस्टेंटली एक्सप्लोड। ओए दूर रहे यू लिटिल बास्टर्ड। उसने फिंगर पॉइंट करके डांटा, दोबारा इधर आया ना तो सच में मारूंगा। पूरा फार्म हाउस लाफ्टर से फट गया। मंकी तो फार्मर के शोल्डर पे गिरने वाला था हंस हंस के। फिर बोला, बॉस तुम तो सीरियसली मैग्नेटिक हो। वुल्स अट्रैक्ट होते हैं और अब काउस भी। आपके अंदर डेफिनेटली कोई स्पेशल मैग्नेट लगा हुआ है। रोज़ालिन भी एनालिसिस मोड में आ गई, बोली, मे भी इसने बॉस पे अपनी मदर की स्मेल फील की और ये अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहता था। फार्मर भी इंस्टेंटली गिल्टी हो गया। वो ऑकवर्डली जी टिंग्यू के पास आया और बोला, सॉरी डायरेक्टर जी, आप ठीक हो ना? उसके टीथ नहीं आए अभी, पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी टिंग्यू ने इमीडिएटली हैंड वेव किया और बोला, आई एम फाइन। पर अंदर से ही वॉज नॉट फाइन। उसके सेंसिटिव एरिया पे डायरेक्ट हेड बट लगा था। पहले डल पेन आया, फिर पूरी लेफ्ट साइड नम होने लगी। शार्प नीडल जैसा पेन बॉडी में स्प्रेड कर गया। इतना पेनफुल था कि उसका मन कर रहा था कि शर्ट उठा के हवा करे।
पुअर कैट के ईयर्स भी प्रॉपरली अपराइट नहीं हो पा रहे थे। आईज में थिन मिस्ट आ गई थी। उसके फेयर स्किन पे कॉर्नर ऑफ आईज इंस्टेंटली रेड हो गए, जैसे किसी ने वाटर कलर ब्रश से हल्का क्रिम्सन टच कर दिया हो। पर आउटसाइड बिजर्ड और डेंजरस होती जा रही थी। वो लोग और डिले नहीं कर सकते थे। जी टिंग्यू ने क्विकली फार्मर को गुड बाय बोला और बिना कुछ कहे डायरेक्टली कार की साइड गया। वो सीट पर ऐसे गिरा जैसे फ्रस्ट्रेटेड लिटिल हार्मर। कार के अंदर कैट फुल अफोंडेड मोड में था, मटर करता जा रहा था, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? हर बार कोई आउटरेजियस चीज़ आके मुझसे ही क्यों हिट करती है? फिर इंस्टेंटली सीरियस फेस बना के उसने सबको वार्निंग देते हुए बोला, सुन लो सब, आज जो हुआ ना, कोई भी किसी को नहीं बताएगा, स्पेशली हेजाओ को। मंकी इमीडिएटली सलूट मोड में, बॉस बॉस डोंट वरी, मेरा मुंह सील्ड है, मैं कभी नहीं, बस चुप। जी टिंग्यू ने डेड पैन फेस से बोला। साइड में खड़ा मो मोकिंग क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया कि जी टिंग्यू की आईज रेड थी। एडम्स एप्पल रिपीटेडली मूव कर रहा था। क्लियरली वो पेन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जियाओ किंग ने सॉफ्टली पूछा, ब्रदर बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं एरिक से मेडिसिन ले आता हूँ। मंकी और रोजालिन दोनों एक साथ मुड़ गए। वेट, क्या बॉस एक्चुअली बाइट लगा था? जी टिंग्यू ने सीक्रेटली इंजर्ड स्पॉट टच कर रहा था। उसने इंस्टेंटली हाथ वापस नीचे खींच लिया। साइलेंस। फिर उसने स्लोली अपना हेड टर्न किया और डायरेक्टली जियाओ किंग को देखते हुए बोला, और तुम तो चुप ही रहो। पुअर जियाओ किंग इमीडिएटली पपी मोड में बोला, ओके ब्रदर। उसने लिप्स पर्स कर लिए, फुल्ली रॉन्ग लिटिल ईगल एक्सप्रेशन। जी टिंग्यू का इरिटेशन इंस्टेंटली सॉफन हो गया। टीएसके, अब तुम क्यों अपसेट हो? मैंने डांटा थोड़ी ना। यस ब्रदर। ओ तो फिर ये अपना सैड पपी फेस तो बंद करो। ओके ब्रदर। जी टिंग्यू का पेशेंस फाइनली क्रैक होने लगा। बोला, टीएसके, तुम्हें ओके और यस के अलावा कुछ और भी बोलना आता है? शाम ओकिंग ने स्लोली हेड रेस किया। उसकी ईगल आइज नॉर्मली शार्प और इंटिटिमेटिंग होती है, पर इस वक्त वो स्ट्रेंजली वेट लग रही थी, जिसे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ था। एक्चुअली उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, पर वो जानता था कि जी टिंग्यू कभी सुनेगा ही नहीं। बेस वापस आने तक भी जी टिंग्यू इंजर्ड स्पॉट प्रॉपरली चेक भी नहीं कर पाया, क्योंकि जियाओ किंग लिटरली उसके आसपास शैडो की तरह घूम रहा था, हर सेकंड उसे ऑब्जर्व कर रहा था। और बेस पहुंचते ही न्यू वर्क भी आ गया। हायर अप का डायरेक्ट नोटिस आया था कि एक बैच मिलिट्री सप्लाईज नेविले पहुंच रही थी, इंक्लूडिंग 20+ ट्रेन्ड वॉर हॉर्सेस। प्रेस डिपार्टमेंट को उन्हें पर्सनली रिसीव करना था। जी टिंग्यू ने लिटरली ब्रीद लेने का भी टाइम नहीं लिया। वो सीधा टीम लेकर स्नो स्टॉर्म में चेक पॉइंट चला गया। वॉर हॉर्सेस रिसीव करना, काउंट करना, स्टेबल एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना, पूरा दिन नॉन स्टॉप काम। बाय इवनिंग उसके शोल्डर्स ऑलरेडी सोर हो चुके थे, बॉडी एग्जॉस्टेड और माइंड नम। क्विक डिनर कैफेटेरिया में ख़त्म करके वो फाइनली डॉर्मेट्री की तरफ वापस आया। क्रीक, डोर ओपन हुआ और इंस्टेंटली साइलेंस, कोल्ड, एम्प्टी डार्कनेस। रूम में कोई वार्मथ नहीं थी, बस विंडो से आ रही फेंट ट्विलाइट और हेजाओ की लिंगरिंग स्मेल। कैट के ईयर्स स्लोली ड्रूप हो गए। चेस्ट में अचानक स्ट्रेंज सैडनेस भर गई। तब उसे प्रॉपरली रियलाइज़ हुआ कि हेजाओ अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो फंगस की तरह उसकी पूरी लाइफ में स्प्रेड हो गया था। एवरी कॉर्नर, एवरी हैबिट, एवरी रूटीन। और वो भी सिर्फ कुछ महीनों में ही। जी टिंग्यू को अकेला रहना अब अजीब लगने लगा था। लकीली सिर्फ उसे ही नहीं, जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, रिंग रिंग रिंग, फ़ोन की रिंगटोन ने उसका मूड इंस्टेंटली हल्का कर दिया। स्क्रीन पे नाम फ्लैश हुआ, हेजाओ। जी टिंग्यू के लिप्स अननोइंगली कर्ल हो गए। वो लेजीली चेयर में कोलैप्स हुआ नियर विंडो। कॉल रिसीव किया और नेक्स्ट सेकेंड उसके ईयर सॉफ्टली ट्विच हुए, हियरिंग दैट फेमिलियर लो वॉइस, जियायू क्या कर रहे हो? हेजाओ की आवाज़ में वही फेमिलियर मैग्नेटिज्म थी जो सीधा जी टिंग्यू के कानों से होते हुए दिल तक पहुंच जाती थी। जी टिंग्यू बोला,
मैं गीस को माउंटेन्स की तरफ लौटते हुए देख रहा हूँ। और तुम? जी टिंग्यू चेयर में ढीला सा फैला हुआ था। विंडो के बाहर चांदनी फैली हुई थी। दूसरी तरफ से बिना एक सेकंड सोचे जवाब आया, मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि तुम मुझे किस डायरेक्शन से देख रहे होगे। कैट के लिप्स खुद ब खुद कर्व हो गए। उसके सॉफ्ट फरी ईयर्स एक्साइटमेंट में हल्की सी ट्रेम्बल कर गए। वॉल पर उसकी शैडो पड़ रही थी और दोनों ईयर्स छोटी ट्रायंगुलर बेरीज जैसे लग रहे थे। उस मोमेंट उसे अचानक महसूस हुआ कि दिल के अंदर कुछ भर गया है, बहुत ज़्यादा, इतना कि अब अंदर संभल ही नहीं रहा। और फिर सारी फीलिंग्स कुछ खट्टी सी शिकायतों में बदल कर बाहर निकल आईं। ब्रदर? जी टिंग्यू ने चांद की तरफ देखते हुए बोला, आज का मून इतना बड़ा है ना, लग रहा है पूरा यूनही माउंटेन ही गिरा देगा। उसने ये नहीं कहा कि जल्दी वापस आ जाओ, मुझे आदत नहीं रही, पर मीनिंग वही था। फ़ोन के उस साइड कुछ सेकंड्स खामोशी रही। फिर हे जाओ ने धीमी सी आवाज़ में बोला, तो फिर मैं मून क्रॉस करके तुमसे मिलने आ जाऊंगा। वो आवाज़ जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो, और साथ ही जैसे माउंटेन और सी एक साथ गरज उठे हों। बस एक सेंटेंस और जी टिंग्यू के दिल के सारे रेत के महल हिल गए। उसकी नाक हल्की सी खट्टी हो गई, मूड और सॉफ्ट हो गया। तो उसने सीधा कंप्लेन कर दिया। बोला, वैसे मुझे आज दिन में चेस्ट पर हिट लग गया था, अभी भी दर्द हो रहा है। हे जाओ का टोन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। उसने पूछा, कैसे लगा, क्या मेडिसिन लगाई? किटन ने ईयर्स हिलाए। बोला, टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन बिजी था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की साइलेंस चली, जैसे हेज हाउस कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो घर में मेडिसिन रखी है। सिंक के नीचे जो बॉटम शेल्फ है ना, वहाँ एक रेड वॉल्वेट बॉक्स रखा है। सिंक के नीचे? जी टिंग्यू क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, पर तुमने वहाँ मेडिसिन कब रखी? वो उठकर वॉशरूम गया, शेल्फ खोली और सच में वहाँ एक छोटा सा रेड वेलवेट बॉक्स रखा था। बॉक्स काफ़ी एलिगेंट था, सैंडलवुड से बना हुआ। उस पर माउंटेन्स, फ्लावर्स और बर्ड्स कार्व किए हुए थे, बिल्कुल किसी एंटीक ट्रेजर बॉक्स की तरह। जी टिंग्यू ने बॉक्स खोला और अंदर जो चीज़ थी उसे देखकर ब्लिंक कर गया। अंदर एक क्रिस्टल क्लियर ग्रीन वार्म जेड था। उसके टॉप पर छोटा सा मिल्की वाइट राउंड बीड और उससे हल्की सी उसमें से मेडिकल फ्रैग्रेंस आ रही थी। वाह! उसने जेड को उठाया, टच करते ही वार्म फील हुआ। बोला, तुम रिच लोग स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए भी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो, काफ़ी हाई एंड लग रही है। फिर सस्पिशियस नज़र से उसने पूछा, पर तुम्हें ये पहले से क्यों रेडी रखा है? क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे सूनर और लेटर कहीं ना कहीं चोट लग ही जाएगी? फ़ोन की दूसरी तरफ फिर से एक सेकंड की साइलेंस, जैसे हेज आउट डिसाइड कर रहा हो कि सच बोलना चाहिए या नहीं। और फिर उसने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, नहीं, वो मैंने इसलिए प्रिपेयर की थी ताकि हमारे फर्स्ट टाइम के बाद तुम्हारी स्वेलिंग कम कर सकूं। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। और फिर क्लैक! जी टिंग्यू के हाथ से वार्म जेड सीधा बॉक्स में गिर गया। उसके ईयर्स एकदम फट के नीचे गिर गए। कुछ सेकंड्स के लिए वो वहीं फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में जैसे एक साथ 1000 फायरवर्क्स फूट गए हों। अभी तक जो जेड उसे एक फैंसी मेडिसिन टूल लग रहा था, अचानक उसका असली पर्पस समझ आते ही उसकी पूरी साउल बॉडी से निकलने को तैयार हो गई। बोला, क्या? मैं इसे कहाँ यूज़ करूँगा? शौक में उसकी ज़ुबान अटक गई। जैसे ही रियलाइजेशन पूरी बैठी, उसने बॉक्स को ऐसे सिंक में फेंक दिया जैसे उसमें दांत उगाए हों। फिर दोनों हाथों से कपड़ों पर रगड़ते हुए बोला, हे जाओ, तुम सीरियसली ठीक हो? मुझे ये चीज़ ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करनी, कभी भी नहीं। उसका फेस पके हुए पीच से भी ज़्यादा लाल हो चुका था। दोनों ईयर्स फूल के डैंडलियन जैसे बन गए थे। स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि टेल भी बाहर आ गई और सीधा एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनकर हवा में हिलने लगी। पूरी दुनिया में किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि डेटिंग के साथ इतने साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। किटन को उस मोमेंट पर जेन्युइनली रिग्रेट होने लगा।
दूसरी तरफ हेजाओ को समझ आ गया कि सिचुएशन कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग जोन में एंटर कर चुकी है। उसने जल्दी से समझाया, अरे अरे ज़ियायू, ओवर थिंक मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ फोर्स करने की बात नहीं कर रहा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी आवाज़ और सॉफ्ट हो गई, जैसे किसी बहुत प्रीशियस चीज़ को संभाल कर पकड़ रहा हो। बोला, बस इतना है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत देर से सोचता आ रहा हूँ और मुझे डर था कि अगर कभी तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो कहीं मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ ना हो। बस ये सेंटेंस सुनते ही जी टिंग्यू का गुस्सा आधा हवा हो गया। दिल फिर से उस अनोइंग वुल्फ की वजह से सॉफ्ट पड़ने लगा। शर्म भी थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी वार्म भी मिक्स हो गई थी। फिर वो बोला, तो फिर इसे इतनी ऑब्वियस जगह क्यों रखा था? छुपा छुपा के नहीं रख सकते थे? उसकी टोन में कंप्लेन कम और एम्बैरेसमेंट ज़्यादा थी। हे जाओ हल्का सा हंसते हुए बोला, मुझे लगा चेस्ट वाली इंजरी ज़्यादा दर्द हो रही होगी ना। वैसे भी वो जेड काफ़ी अच्छा मेडिसिन एप्लीकेटर है, पेन और स्वेलिंग दोनों के लिए। फिर उसने धीरे से ऐड किया, और मैंने उसे किसी और को टच भी नहीं करने दिया, खुद बनवाया है और खुद पे काफ़ी टेस्ट भी किए हैं। टेस्ट? तुमने टेस्ट कैसे किए? सेंटेंस बीच में ही रुक गया। जी टिंग्यू ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि तुम इतना टेस्ट क्यों करते हो, कहीं तुम। लेकिन सेंटेंस आधे रास्ते में ही अटक गया। उसके कान लाल हो गए, बाकी वर्ड जुबान तक आए ही नहीं, क्योंकि उसकी ब्रेन ऑलरेडी डेंजरस कंक्लूजन्स पे पहुंच चुका था। फ़ोन की दूसरी तरफ हे जाओ समझ गया कि वो क्या पूछना चाहता है। उसने बस चुपचाप नज़र नीचे कर ली। उसकी आंखें एक पल के लिए उस पुरानी चोट पर टिक गई जो उसने खुद ही ऑइंटमेंट टेस्ट करने के लिए बनाया था। मगर उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस हल्का सा बोला, शर्माओ मत, मेडिसिन लगा लो। वैसे तुम्हें यूज़ करना आता है ना? ये सवाल सुनते ही जी टिंग्यू फिर फंस गया। अगर बोले कि नहीं आता तो बहुत इनएक्सपीरियंस लगेगा, और अगर बोले कि आता है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों ही ऑप्शंस बहुत एम्बैरेसिंग थे, इसलिए उसने सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ किया। बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप उसने बॉक्स में रखी वार्म जेड को उठाया और उस वाइट बीड को फिंगर टिप से टच किया। गुर्र, बीड धीरे से घूमने लगी। उसकी गर्म सरफेस उंगलियों से रब हुई, और पता नहीं क्यों उसे वो वार्मथ बिल्कुल हे जाओ के हाथ जैसी लग रही थी, वैसे ही जब दोनों की फिंगर टिप्स इंटरलॉक होती थीं। रूम में सिर्फ वही हल्की सी आवाज़ थी अब, लेकिन वो आवाज़ फ़ोन के दूसरे साइड तक पहुंच गई, और फ़ोन के दूसरे साइड हे जाओ ने भी सब सुन लिया था। एक छोटी सी साउंड, पर उसके लिए वो काफ़ी थी कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए। डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग। कुछ सेकंड्स बाद उसकी लो और हस्की आवाज़ रिसीवर में गूंजी, बेबी। जी टिंग्यू का हार्ट बीट इंस्टेंटली स्किप कर गया। हेजाओ बोला, क्या वीडियो ऑन करोगे? किटन ने तुरंत डिफेंसिव मोड एक्टिवेट कर दिया। बोला, अब क्या करना है तुम्हें? हेजाओ का जवाब बिना एक सेकंड वेस्ट किए आया। बोला, बस मेडिसिन लगाना सिखाऊंगा। रूम एकदम साइलेंट, जी टिंग्यू भी साइलेंट, दिमाग भी साइलेंट, सिर्फ एम्बैरेसमेंट एक्टिव। FUCK। उसने आंखें ज़ोर से बंद कर ली और सीधा अपनी बड़ी फ्लफ़ी टेल में मुंह छुपा लिया, जिसे दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहता हो। फिर बोला, हे जाओ, तुम इतने वल्गर क्यों हो? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी, वो हंसी जो हर बार उसे और ज़्यादा एम्बैरेस कर देती थी। हेजाओ की लगातार टीसिंग ने जी टिंग्यू को कम्प्लीटली अब फ्लस्टर कर दिया था। हेजाओ का बस नाम लेना ही काफ़ी होता था। हर बार उसकी टीजिंग, हर बार उसकी लो वॉइस, उसका वो शेमलेस कॉन्फिडेंस, और हर बार जी टिंग्यू का पूरा फेस लाल, जैसे कोई सॉफ्ट पका हुआ रेड बेरी। जितना ज़्यादा हेजाओ उसे छेड़ता, उतनी ही ज़्यादा उसका रिएक्शन ऑब्वियस हो जाता। अब उसे समझ आ रहा था कि हेजाओ हर बार उसकी आंखों के कोने क्यों पहुंचता था, हर बार उसके लिप्स के पास क्यों रुक जाता था, और क्यों टीजिंग टोन में कहता था कि तुम फ्यूचर में बहुत रोओगे। क्योंकि जी टिंग्यू सच में बहुत एक्सप्रेसिव था। खुश हो तो ईयर्स हिलते थे,
शर्म आए तो फेस लाल हो जाता था और इमोशनल हो तो आंखें तुरंत गीली हो जाती थीं। सब कुछ उसके चेहरे पर लिखा रहता था। और इस वक्त भी फ़ोन की दूसरे साइड से हे जाओ की आवाज़ आ रही थी। वो अब भी उसे वैसे ही बुला रहा था, बेबी। जी टिंगयू को बेबी बुलाया जाना ऑनेस्टली बहुत एम्बैरेसिंग लगता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि जितना वो इस नाम से शर्माता था उतना ही सीक्रेटली उसे पसंद भी करता था, क्योंकि उस एक वर्ड में पसेसिवनेस भी थी, केयर भी थी और वो अटेंशन भी थी जो उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मिरर में अपनी ही रिफ्लेक्शन देखकर वो एक सेकंड के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों साफ नजर आ रहे थे। फेस हल्का लाल, ईयर्स भी गर्म। और इस मोमेंट पे अगर कोई उसे देखता तो शायद ये कभी बिलीव ही ना करता कि वो बिल्कुल नॉर्मल और काम रहने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने डिसाइड कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। जी टिंगयू ने मन ही मन सोचा, वैसे भी सिर्फ वीडियो कॉल ही तो है ना, देख सकता है, टच थोड़ी ही कर सकता है। उसने कॉलर के ऊपर के 2 बटन्स खोल दिए। थोड़ी ठंडी हवा अंदर घुसी, लेकिन दिल की हलचल कम नहीं हुई। उसकी फिंगर स्क्रीन के ऊपर कुछ सेकंड तक मंडराती रही। फिर टैप और वीडियो कनेक्ट हो गया। स्क्रीन ऑन होते ही सबसे पहले एक वार्म ऑरेंज लाइट नजर आई। पूरा रूम उस सॉफ्ट लाइट में डूबा हुआ था और उस रोशनी के बीच हे जाओ खड़ा था। जी टिंगयू का हार्ट बीट बिना वार्निंग के फास्ट हो गया। उसे सच में लगने लगा कि ये आदमी जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। और फिर एक फैमिलियर मेलोडी रूम में गूंजने लगी। वही इंग्लिश सॉन्ग, वही सॉन्ग जो हे जाओ ने उसके लिए पहले कभी गाया था, और वही सॉन्ग जो जी टिंगयू अपनी प्लेलिस्ट में बार बार सुनता रहता था। जी टिंगयू थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हें भी ये सॉन्ग पसंद है? हाँ, हे जाओ ने कैजुअली जवाब दिया और स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा दी। म्यूजिक धीरे धीरे रूम में फैल गया, सॉफ्ट, वार्म और थोड़ा डेंजरस, जैसे दोनों के बीच ऑलरेडी मौजूद फीलिंग्स को और क्लियर कर रहा हो। सॉन्ग की एक लाइन बजी, आई डोंट वाना बी अलोन टुनाइट। पर पता नहीं क्यों दोनों एक साथ चुप हो गए। हे जाओ ने उसी वक्त सर उठाया और उसकी नज़र सीधा जी टिंगयू से टकरा गई। बस 1 सेकेंड, लेकिन उस 1 सेकेंड में जी टिंगयू को लगा जैसे पूरी दुनिया ही म्यूट हो गई हो। सिर्फ म्यूज़िक और हे जाओ की वो नज़र। दोनों अब ऑफिशियली रिलेशनशिप में थे, पर फिर भी उस मोमेंट में एक अजीब सा थ्रिल था, जैसे छुप छुप कर वो दोनों बात कर रहे हों, जैसे कोई सीक्रेट हो जो वो सिर्फ दोनों को पता हो। जी टिंगयू ने ऑकवर्डनेस छुपाने के लिए गला साफ किया। क्या प्यास लगी है? हे जाओ ने पूछा। किटन ने तुरंत नामे सर हिला दिया। नहीं तो? फिर जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। बोला, वैसे तुम हमेशा ब्लैक ही क्यों पहनते हो, स्पेशली ब्लैक शर्ट्स? हे जाओ, तुम हमेशा ब्लैक ही क्यों पहनते हो? क्योंकि तुमने कहा था कि ब्लैक में मैं बहुत सेक्सी लगता हूँ। जी टिंगयू ने जैसे ही सुना उसका पूरा एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। क्या मैंने बोला था? उसने सीरियसली सोचने की कोशिश की, लेकिन जितना सोचता उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाता। नहीं, उसे बिल्कुल याद नहीं था। और ऑनेस्टली उसके दिमाग में तो एक और ही इमेज फ्लैश हुई। उसको तो क्लियरली लगता था कि हे जाओ सबसे डेंजरस तब लगता है जब वो सिर्फ जीन्स पहने होता है। ब्लैक शर्ट तो उस लिस्ट में थी भी नहीं। जी टिंगयू ने तुरंत अपने थॉट्स को ब्रेक लगा दिया। फेस फिर से लाल हो गया। दूसरी तरफ हेजाओ ने उसकी रिएक्शन देखी और हल्की सी साय भरी। तुम हमेशा मेरी बातों को भूल क्यों जाते हो? उसकी आंखों में 1 सेकेंड के लिए डिसअपॉइंटमेंट झलक आई थी। फिर उसने सिगरेट केस खोला और एक सिगरेट निकाल ली। जी टिंगयू ने एक नज़र में पहचान ली और बोला, अरे ये तो मेरी सिगरेट है ना, तुमने फिर चुरा ली। जी टिंगयू जेन्युइनली ऑफेंडेड हो गया। ये आदमी सच में हद करता है। जब से दोनों मिले थे जी टिंगयू ने शायद ही कभी पूरी सिगरेट फिनिश की हो। हर बार वो 2 पफ लेता और फिर हेजाओ आ जाता। या तो सिगरेट छीन लेता या खुद ले लेता या उसे छेड़ने लगता, लाइक अ कंप्लीट सिगरेट थीफ। फिर बोला, तुम मेरी सिगरेट चुराना कब बंद करोगे? हे जाओ बस हंसा।
बिल्कुल गिल्टी नहीं। लेकिन फिर उसकी नज़र धीरे से नीचे गई और टॉपिक अचानक चेंज हो गया। उसने पूछा, किस साइड लगी है? हम्म। जी टिंग्यू ब्लिंक कर गया। क्या किस साइड? अरे तुम्हारा चेस्ट किस साइड हिट हुआ था? और बस एक सेकंड में कैट का फेस फिर लाल। उसने तुरंत काफ वाली इंसिडेंट याद कर ली, वही एम्बैरेसिंग सीन और वही स्टूपिड एक्सीडेंट। लेफ्ट साइड, उसने नज़र चुरा कर जवाब दिया। और चोट कैसे लगी? क्योंकि एक न्यूबॉर्न काफ ने मुझे अपनी माँ समझ लिया था, और ये सच वो जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाला था। वो मैं वॉल से टकरा गया था। जी टिंग्यू ने सीधा झूठ बोल दिया। हेजाओ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा, ऐसे जैसे उसे ऑलरेडी पता हो कि ये झूठ है। तो भी वो बोला, अभी भी दर्द हो रहा है? थोड़ा, बस हल्का सा नम लग रहा है। और स्वेलिंग है शायद, मैंने ध्यान से देखा नहीं। क्वेश्चन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जी टिंग्यू को लग रहा था कि उसकी साउल ही बॉडी छोड़कर भाग जाएगी। यार हेल्प, ये किस टाइप की इंट्रोगेशन चल रही है और मैं इतनी शर्म क्यों खा रहा हूँ? उसके ईयर्स फिर से गर्म हो गए। जी टिंग्यू पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस में था कि अभी कुछ देर पहले तक जो वो हेजाओ को वीडियो कॉल के थ्रू टीज कर रहा था, जैसे उसके पास पूरी सिचुएशन का कंट्रोल हो। लेकिन फिर हेजाओ ने एक सिंपल सा फैक्ट बता दिया और पूरी कैट सिस्टम क्रैश हो गई। हे, तुम अभी भी हर सवाल का जवाब अलग अलग क्यों दे रहे हो? हेजाओ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन उस कामनेस के पीछे कुछ और ही चल रहा था। सच बोलूं तो जी टिंग्यू इस वक्त बिल्कुल उस बच्चे जैसा लग रहा था जो गलती से पकड़े जाने के बाद सीधा आंसर देने की हिम्मत नहीं करता। ब्रूस तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो मेडिसिन प्रॉपरली लगानी पड़ेगी। इस बार जी टिंग्यू ने आंसर नहीं दिया। ब्रदर, उसने धीरे से कहा, ब्रूस तो मुझे दिख नहीं रहा, तुम खुद चेक कर लो। ये बोलते वक्त उसको खुद भी लग रहा था कि वो हद से ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, पर फिर उसने अंदर ही अंदर रीज़न भी दे दिया कि सब हेजाओ की गलती है। इतने दिन साथ रहने के बाद थोड़ी बेशर्मी ट्रांसफ़र तो हो ही जाती है ना। और वैसे भी उसे ये एंडलेस क्वेश्चन आंसर्स गेम बोर कर रहे थे। अब उधर स्क्रीन के दूसरे साइड हेजाओ एक सेकंड के लिए कम्प्लीटली चुप हो गया। उसकी सांस ही रुक गई, जैसे किसी ने उसकी पूरी सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट पे लगा दिया हो। फिर हेजाओ ने धीरे से सांस ली। उसकी वॉइस पहले से ज़्यादा लो हो गई। बोला, तुम सिर्फ इसलिए इतनी हिम्मत दिखा रहे हो ना क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, है ना? जी टिंग्यू ने बिना डरे सीधा जवाब दिया। या? उसके एक्सप्रेशन में वो टिपिकल कैट वाली स्मगनेस थी, बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल प्रोवोक करने वाली। हेजाओ ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर धीरे से बोला, जियायू, बेस से यानहुई माउंटेन तक ड्राइव करने में 5 घंटे लगते हैं। जी टिंग्यू के फेस पर क्लियरली लिखा था। तो 5 घंटे लगेंगे, तब तक तो सुबह हो जाएगी। मतलब सेफ, मतलब टेंशन नहीं, मतलब जो मर्जी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हेजाओ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया और फिर उसने सेंटेंस का दूसरा हाफ बोला। लेकिन मुझे लगा कि अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी हो गई तो, इसलिए मैंने ग्रैंडपा से हेलीकॉप्टर ले लिया। अब बेस तक पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। जी टिंग्यू का स्मग एक्सप्रेशन वहीं फ्रीज हो गया। मुस्कुराहट आधी रह गई, आंखें धीरे धीरे बड़ी होती गईं। क्या? हेलीकॉप्टर? आधा घंटा? उसका पूरा दिमाग एक ही बात रिपीट कर रहा था। वेट, मतलब ये सच में आ सकता है? जी टिंग्यू का फेस देखने लायक था। अभी कुछ सेकंड पहले तक तो वो बड़े स्टाइल से हेजाओ को टीज कर रहा था, और अब उसकी सारी हिम्मत हवा हो चुकी थी। ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं। जी टिंग्यू अंदर ही अंदर चिल्लाया। एक बार, बस एक बार तो वो हेजाओ को सक्सेसफुली टीज करना चाहता था, लेकिन हर बार उल्टा वही फंस जाता था। हेजाओ की वॉइस डेंजरस तरीके से काम थी। बोला, मैं अभी हेलीकॉप्टर लेके उड़ सकता हूँ, बोलो तो आ जाऊँ।
जी टिंगयू ने इतनी स्पीड से सिर हिलाया कि उसके कान भी हिल गए। नहीं, 1 सेकंड में कॉलर बंद, बटन्स बंद, कपड़े प्रॉपरली सेट। फिर तुरंत बोला, अच्छा हुआ याद आया, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। उसने इतनी जल्दी स्टेटमेंट बदली कि खुद भी शायद बिलीव नहीं कर रहा था। लाइफ बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना, क्योंकि जी टिंगयू को अब अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि हेजाओ को प्रोवोक करना इजी है, हैंडल करना इम्पॉसिबल। हेजाओ ने स्क्रीन के उस साइड से हल्का सा स्नॉट किया। क्लियरली उसे पता था कि कैट फिर से भाग गई है। फिर वो बोला, अगर कल भी दर्द हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना और शॉवर लेते वक्त ध्यान रखना। अब शर्ट उठाओ, मैं मेडिसिन यूज़ करना सिखाता हूँ। जी टिंगयू फ्रीज। हैं? उसकी टोन सीधा 90 डिग्री टर्न ले गई। बोला, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हेजाओ ने अफसोस जैसी स्माइल दी और बोला, तुमने ही तो मुझे बेवकूफ़ बनाया था ना। हेजाओ, तुम सच में पिटने वाले हो एक दिन। जी टिंगयू गुस्से में चेयर पर पीछे लीन हो गया। ड्रॉअर के नीचे से एक सिगरेट और लाइटर निकाला। क्लिक, लाइटर खुला। थक गए क्या? हेजाओ ने पूछा। उसे पता था कि जी टिंगयू चेन स्मोकर नहीं था। वो सिर्फ तब स्मोक करता था जब बहुत टायर्ड हो या बहुत कुछ दिमाग में चल रहा हो, बस थोड़ा सा। जी टिंगयू ने सिगरेट होठों के बीच दबाई। अब उसकी आवाज़ में पूरे दिन की थकान थी। क्लिक, पीली सी फ्लेम जल उठी। जी टिंगयू ने झुककर सिगरेट उस फ्लेम के पास लाया, लेकिन उससे पहले कि सिगरेट को वो फ्लेम छू पाती, एक अजीब सी थरथराहट उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। जी टिंगयू फ्रीज हो गया। उसका दिल अचानक जोर से धड़का, जैसे किसी ने वार्निंग बेल बजा दी हो। उसने कंफ्यूज्ड होकर स्क्रीन की तरफ देखा और देखा हेजाओ भी वही एक्सप्रेशन देकर उसे देख रहा था। भौहें तन चुकी थी, आंखों में अलर्टनेस चमक उठी थी। अगले सेकंड दोनों की नज़रें मिली और दोनों ने एक ही चीज़ महसूस की, कुछ बहुत गलत होने वाला है। गेट डाउन अभी! हेजाओ की गरजती हुई आवाज़ स्पीकर से फूटी, लेकिन देर हो चुकी थी। रम! पूरा कमरा अचानक कांप उठा। दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से थरथराने लगी। जी टिंगयू को लगा जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसकी पीठ पर जोर से धक्का मारा हो। बैंग! वो सीधा जमीन पर गिरा और अगले ही पल क्रैश! मजबूत लकड़ी की टेबल टूटकर उसके पैरों पर आ गिरी। पूरी डॉर्मेट्री एक ही सेकंड में अफरा तफरी में डूब गई। बूम! एक डेफनिंग एक्सप्लोजन के बाद पूरी दुनिया जैसे हिल गई। आउच! जी टिंगयू की पेनफुल स्क्रीम रूम में गूंज उठी। कोल्ड स्वेट इंस्टेंटली उसके पेल फेस पर आ गया। फ़ोन कहाँ गिरा उसे खुद भी नहीं पता था और उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हेजाओ की घबराई हुई चीखें, ज़ियायू, ज़ियायू! जी टिंगयू ने दांतों को भींचकर खुद को उठाया। दर्द के बावजूद वो लड़खड़ाते हुए खिड़की की तरफ मुड़ा, लेकिन अगला सीन देखते ही उसका दिल एकदम सिंक कर गया। खिड़की के बाहर आग में लपेटी हुई एक मिसाइल आसमान को चीरते हुए गुजर रही थी, जैसे कोई खूबसूरत लेकिन खौफनाक फायरवर्क। उसकी रोशनी ने पूरी रात को दिन की तरह रोशन कर दिया और फिर कुछ सेकंड्स बाद बूम! एक और भयानक ब्लास्ट। दूर पहाड़ों के पास एक छोटा सा टाउन आग के समंदर में डूब गया। काला धुआं ऊपर उठ गया। एक जायंट मशरूम क्लाउड आसमान में फैल गया और सीधा बर्फ से भरे बादलों से टकरा गया। शॉकवेव हजारों मीटर तक दौड़ी, जैसे हवा खुद पागल हो गई हो, पहाड़ों को चीरती हुई, स्नो फील्ड्स को हिलाती हुई और आखिर में सीधा प्रेस डिपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गई। बैंग! जमीन दोबारा कांप उठी। जी टिंगयू फिर से हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। उसका जिस्म फ्लोर पर घसीटता हुआ दीवार तक पहुंच गया। धाड़! उसकी पीठ दीवार से टकराई। दर्द से उसकी आंखें बंद हो गई। सर पूरी तरह सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने उसे एक जायंट बेल के अंदर बंद कर दिया हो। सब कुछ धुंधला, सब कुछ म्यूट। मिसाइल के बाद की वाइब्रेशन लगभग 5-6 मिनट तक चलती रही और उस पूरा वक्त स्क्रीन के उस साइड से हेजाओ लगभग पागल हो चुका था। जी टिंगयू, आंसर मी, ज़ियायू!
इतना चिल्लाया कि उसकी आवाज़ ही बैठ गई। आखिर जी टिंग्यू ने ज़ोर से सर झटका, खुद को होश में लाने की कोशिश की। पूरा बदन दर्द कर रहा था। जब उसने नीचे देखा तो पता चला कि शैंडलियर टूटकर ज़मीन पर बिखर चुका था और वो खुद शैटर्ड ग्लास के ऊपर पड़ा हुआ था। FUCK। कैट ने आदत के मुताबिक गाली दी, फिर हाथों से अंधेरे में फ़ोन ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी उंगली किसी चीज़ से टकराई। फ़ोन। स्क्रीन पूरी तरह क्रैक हो चुकी थी, लेकिन उस शैटर्ड स्क्रीन के अंदर हेज़ाओ का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल गीली, जैसे किसी ने नमक पानी में भिगो दिया हो। जी टिंग्यू का दिन एकदम कस गया। इतना पैनिक, इतना डर, सिर्फ उसके लिए। उसने हल्की सी मुस्कान खींचने की कोशिश की और बोला, तुम रो क्यों रहे हो? लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। बकवास बंद करो। हेज़ाओ की आवाज़ कांप गई, जैसे वो अभी भी उस शौक से बाहर नहीं निकला हो। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी, बिल्कुल उस आदमी की तरह जो बस अभी अभी किसी नाइटमेयर से बचकर निकला हो। बोला, कैसे हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? जी टिंग्यू ने धीरे से सर हिलाया, फिर स्क्रीन की तरफ देखकर अपना हाथ उठाया और ओके का साइन दिया। बोला, मैं ठीक हूँ। जी टिंग्यू को लग रहा था जैसे उसके पैर किसी ने काट दिए हों। फोराम में टूटे हुए ग्लास के टुकड़े घुस गए थे। कानों में लगातार बस की आवाज़ गूंज रही थी। टेम्पररी टिटनस। सर भारी, जिस्म टूट रहा था, लेकिन वो जानता था अभी गिरने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्टर जी इस वक्त डाउन हो गया तो प्रेस डिपार्टमेंट के 50 से ज़्यादा लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। 2 आर्मी के बीच एक रूल होता है, मैसेंजर को नहीं मारा जाता। वॉर करस्पॉन्डेंट्स के लिए भी वही रूल लागू होता है, लेकिन तब तक ही जब तक सामने वाले लोग पूरी तरह पागल ना हो गए हों। और आज रात सब कुछ देखकर लग रहा था कि लोग सच में पागल हो चुके थे। जी टिंग्यू ने दांत भींचकर दीवार का सहारा लिया, धीरे धीरे बैठ गया। जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ हाथ फेरते हुए अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करने लगा। उसे जल्दी से खड़ा होना था, बहुत जल्दी। बाहर का हाल कुछ ही मिनट में नरक बन चुका था। गन फायर की आवाज़ एक्सप्लोजन के तुरंत बाद गूंजने लगी, जैसे किसी ने ऑफिशियली वॉर को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया हो। बारूद की स्मेल हवा में घुल गई, उसके साथ मरे हुए लोगों की खामोशी और जिंदा लोगों की चीखें। आसमान में अंधेरा था, बर्फ और तेज़ गिरने लगी थी। नींद से जागे हुए परिंदे काले बादलों के बीच घूम रहे थे। उनकी डरावनी चीखें हवा को और भी बेचैन बना रही थीं। और आसमान में स्कैवेंजर वल्चर्स दूर आगा स्नो सिटी की तरफ उड़ रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि आज रात तो दावत लगी है। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ चीखें, हर तरफ मौत का साया। जी टिंग्यू को कॉरिडोर देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। आवाज़ों से ही समझ आ रहा था कि कितना बुरा हाल होगा। जो रिपोर्टर सालों से वार जोन्स में काम कर रहे थे, वो भी ऐसी अचानक शुरू हुई जंग के सामने शांत नहीं रह सकते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता अगली मिसाइल किसके सर पर गिरने वाली है। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, पॉकेट से एनर्जी सप्लीमेंट निकाला और सीधा इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही दवा ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुई, थोड़ा रिलीफ मिला। दूसरी तरफ यानहुई माउंटेन, हेज़ाओ वहाँ था। डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन चाहूस वहाँ भी पहुँच चुका था। वीडियो कॉल अभी भी कनेक्टेड थी। जी टिंग्यू ने सुना, कई लोग हेज़ाओ के पास भाग भाग कर आ रहे थे। कोई रिपोर्ट दे रहा था, कोई ऑर्डर्स मांग रहा था, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, लेकिन हर बार उन्हें वापस भेज दिया जाता। हेज़ाओ की नज़र सिर्फ स्क्रीन पर थी, सिर्फ जी टिंग्यू पर। जी टिंग्यू बोला, ओके ओके, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि लोग और कुछ भी न बोल पाए। हेज़ाओ ने आंखें बंद की, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। कोल्ड, शार्प, डेंजरस। ज़ियायू, उसकी आवाज़ नीचे हो गई। ध्यान से सुनो, मैं वापस आ रहा हूँ, मैक्सिमम आधा घंटा। तब तक अपने लोगों को लेकर छुप जाओ, कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना। फिर उसने और भी जोर देकर कहा, बेस के बाहर मत जाना, खासकर विलियम जो भी ऑर्डर दे उसे इग्नोर करना। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बोला,
अभी मैं ग्रैंडपा से मिलिट्री ऑर्डर ले चुका हूँ, विलियम को एलिमिनेट करने का ऑर्डर। वो काउंटर अटैक कर सकता है। नो! जी टिंग्यू ने तुरंत मना कर दिया। उसकी वोकल कॉर्ड्स पहले ही डैमेज हो चुकी थीं। बोलते वक्त गला फट रहा था। हर वर्ड के साथ खून का टेस्ट आ रहा था। किसी तरह बोला, मैं संभल सकता हूँ, तुम कोई स्टुपिडिटी मत करना। उसने स्क्रीन की तरफ घूरते हुए कहा, अभी प्लेन लेकर तुम आसमान में गए ना तो सीधा एनिमी समझकर उड़ा दिए जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि अटैक कहाँ हुआ है? हेजाओ का एक्सप्रेशन और डार्क हो गया। बोला, अगा स्नो सिटी। एक सेकेंड के लिए साइलेंस। फिर F.C.K। जी टिंग्यू इतना गुस्सा हुआ कि पास की चेयर को लात ही मार दी। बैंग! चेयर उलट गई। खून से रंगे हाथ उसकी कमर पर जाकर रुक गए। उसकी सांस तेज हो रही थी। बोला, मुझे पता था, मैंने पहले ही गैस कर लिया था। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन जल रही थी। बोला, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? स्प्रिंग के बीच मिसाइल फायर कर रहे हैं। क्लाउड लेयर टूट गई तो? माउंटेन कोलैप्स हो गया तो? उसने दांत भींच लिए। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। पहाड़ के नीचे अभी भी 50 से ज़्यादा लोग हैं, उनका क्या होगा? जी टिंग्यू ने फ़ोन को कस के पकड़ा। बाहर गन फायर की आवाज़ें और चीखें लगातार बढ़ रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सीधा बोला, कॉल कट करो, मैं बाहर सिचुएशन देखने जा रहा हूँ। वीडियो डिस्कनेक्ट होते ही उसने अपनी दोनों गन्स और डैगर निकाले। सब कुछ फैमिलियर मूवमेंट्स में अपनी लेग बैग्स में सेट कर दिया। बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज़ आ रही थी। थाड़ थाड़ थाड़। आवाज़ करीब आती गई और फिर बैंग! दरवाज़ा खुला। मंकी अंदर घुस आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। बोला, बॉस, विलियम का ऑर्डर आया है, सबको तुरंत आगा स्नो सिटी जाना है, मिलिट्री सिचुएशन कवर करने। जी टिंग्यू का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा हो गया। बोला, मना कर दो, बोल दो मेरा हीट पीरियड चल रहा है, किसी और को भेज दे। मंकी और ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया। उसने सर खुजाया। कम्युनिकेशन अभी भी कनेक्टेड था। लेकिन उसने बोला, रीज़न कुछ भी हो, जाना ही पड़ेगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस लानी ही पड़ेगी और हीट पीरियड को सप्रेस करना होगा। बुलशिट! जी टिंग्यू फट पड़ा। एक झटके में उसने कम्युनिकेशन डिवाइस छीन लिया और सीधा विलियम पर गरजा। तुम पागल हो गए हो क्या? आगा स्नो सिटी पर मिसाइल्स गिर रही हैं, तुम मेरे लोगों को मरने भेजना चाहते हो? बैंग! कम्युनिकेशन डिवाइस सीधा दीवार से टकराया और 1000 टुकड़ों में टूट गया। जी टिंग्यू बिना एक सेकंड वेस्ट किए बाहर निकला, जैसे तूफान, जैसे कोई जख्मी लेकिन गुस्से से भरा हुआ शिकारी। बाहर का सीन और भी बुरा था। लोग भाग रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ रो रहे थे। नए रिपोर्टर्स तो सीधा पैनिक में टूट चुके थे। वेस्ट कॉरिडोर की दीवार में एक लंबी दरार पड़ चुकी थी। F.C.K। जी टिंग्यू ने दांत भींच लिए और अपनी इंजर्ड लेग घसीटते हुए वो ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ दौड़ा। एक क्लिक में उसने सारे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑन कर दिए। माइक्रोफोन टेस्ट हुआ। टैप टैप। जब कंफर्म हो गया कि सिस्टम काम कर रहा है तो जी टिंग्यू ने माइक्रोफोन पकड़ा और पूरी बिल्डिंग में गूंजने वाली आवाज़ में चीखा, अगर मरना नहीं चाहते तो चुप हो जाओ। पूरा बिल्डिंग फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। रोने की आवाज़ रुक गई, चीखना रुक गया, सब चुप। जी टिंग्यू ने गला पकड़ा। उसकी वोकल कॉर्ड्स पहले ही फट चुकी थीं। हर वर्ड दर्द दे रहा था, लेकिन उसने फिर भी बोलना जारी रखा। बोला, मैं जानता हूँ तुम सब डरे हुए हो, सबको डर लग रहा है। उसने हल्का सा बिटर स्माइल किया और बोला, मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। वजह थी कि टेबल ने कुछ देर पहले उसके पैर कुचल दिए थे। लेकिन डर से कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे वक्त पर आइडियल्स और प्रोफेशनल एथिक्स की बात करना बकवास है। जब से मैंने प्रेस डिपार्टमेंट संभाला है, सिर्फ एक रूल है, लाइफ कम्स फर्स्ट। इस नो फील्ड में जिंदा रहने के 1000 तरीके हैं, लेकिन मरने के बाद कोई नाम नहीं बचता, कोई मॉन्यूमेंट नहीं बचता। उसकी आंखों में वही पुराना डिटर्मिनेशन जल रहा था। बोला, मेरी पहली प्रायोरिटी है तुम सबको जिंदा रखना। तो अगर सच में जिंदा रहना चाहते हो तो शांत हो जाओ और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो।
ये बोलते ही उसने माइक्रोफोन कवर किया और साइड में मुड़कर उसने ब्लड फोम का एक माउथफुल थूक दिया। 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड सोचा, फिर डिसीजंस मशीन गन की स्पीड से निकलने लगे। रोजालिन, यस बॉस, ऑब्जर्वेशन टावर, 1000 किलोमीटर रेडियस मॉनिटर करो, कोई भी एयर रेड मूवमेंट रिपोर्ट करना, अंडरस्टूड। मंकी, यस बॉस, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, माउंटेन के नीचे जितने रेसिडेंट हैं सबको अलर्ट करो कि दरवाजे बंद रखें, बाहर न निकलें, और अगर कहीं हाइड नहीं कर सकते तो प्रेस डिपार्टमेंट हॉटलाइन पर कॉल करें, मैं खुद उन्हें पिक करूंगा। मंकी की आंखें लाल हो गईं। बोला, गॉट इट बॉस। मैंगफैन, यहाँ हूँ बॉस। बड़ा रैबिट सीधा अटेंशन में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट था, पूरा रिस्पेक्ट। जीटिंग्यू बोला, मंकी के बाद तुम सब लाइट्स बंद करोगे, रेडियो कम्युनिकेशन शट डाउन, बेस को इनविजिबल बना दो। यस सर। ऑर्डर्स मिलते ही तीनों भाग गए। जी टिंग्यू ने एक और खूनी सांस बाहर निकाली, फिर माइक्रोफोन के करीब झुक गया और बोला, और बाकी सब लोग मेरे कमांड पर लाइफ बोट शेल्टर में मूव करो। इंजर्ड फर्स्ट, फिर बी और ओ, अल्फा सबसे लास्ट। 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। बोला, बिल्डिंग गिरने वाली है। और जैसे ही ऑर्डर ख़त्म हुआ, पैनिक में भागने वाले लोग सडनली ऑर्गेनाइज स्ट्रीम्स बन गए, जैसे छोटी छोटी नदियाँ एक ही डायरेक्शन में बह रही हों, लाइफ बोट शेल्टर की तरफ। वहाँ 1 हफ्ते का राशन था, पानी था, इमरजेंसी सप्लाईज थी, वॉर के सबसे खतरनाक पहले पेज को सरवाइव करने के लिए इनफ। पूरा इवैक्यूएशन के दौरान मो मॉकिंग 1 सेकेंड के लिए भी जी टिंग्यू के साइड से नहीं हिला। लोगों को गाइड किया, इंजर्ड को सपोर्ट किया, सब कुछ साइलेंटली करता रहा। जब आखिरी इंसान भी बिल्डिंग से निकल गया, तब उसने अपनी पीठ से मचाते निकाली और सीधा जी टिंग्यू की तरफ देखा और पूछा, ब्रदर, और मैं क्या करूं? जी टिंग्यू की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से ही प्लान बना चुका हो। बोला, तुम मेरे साथ चलो। बस इतना ही बोला और अगले सेकेंड उसने मो मॉकिंग के कंधे पकड़े और सीधा वोश खिड़की के बाहर धक्का दे दिया। दोनों सीधा तीसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गए थे। नीचे बर्फ का गहरा समुंदर था और वो दोनों उसमें बिल्कुल अकेले उड़ते हुए जंगली हंसों की तरह जा गिरे। ओ नहीं! नीचे खड़े टीम मेंबर्स की चीखें निकल गईं। सबको लगा दोनों मर जाएंगे, लेकिन मो मॉकिंग बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था ब्रदर कभी बिना प्लान के जंप नहीं करता। गिरने के दौरान उसने जी टिंग्यू को अपनी बाहों में संभाल लिया, जैसे कोई सबसे कीमती चीज पकड़ रखी हो। फिर लैंडिंग के बस कुछ सेकंड पहले एक काली बिजली आसमान में फूटी। वुश! मो मॉकिंग का शरीर फैल गया, हड्डियां बदलने लगी, पंख निकल आए और अगले ही पल एक जायंट जेट ब्लैक ईगल ने रात के आसमान को चीर दिया। उसके विशाल पंखों ने बिल्डिंग पर गिरती चांदनी को बीच में से ही 2 टुकड़ों में काट दिया। दुनिया का आखिरी अर्जेंटीनाइन जायंट ईगल, 7 मीटर लंबा, शेरों का शिकार करने वाला। उसका विंग स्पैन इतना बड़ा था कि लगता था पूरा आसमान उसी का है। हेज़ाओ और मो मॉकिंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, टाइम का। बाकी पावर, इंस्टिंक्ट, लॉयल्टी सब डेंजरस लेवल पर सिमिलर थी। सालों की साथ रहने वाली अंडरस्टैंडिंग उन दोनों भाइयों की हड्डियों में घुसी हुई थी। कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। जी टिंग्यू एक ही मूवमेंट में ईगल की पीठ पर चढ़ गया। उसने मो मॉकिंग की गर्दन को पकड़ लिया। ट्रांसलेटर से उसकी आवाज़ आई, थोड़ी सी एक्साइटेड, थोड़ा सा प्राइड। ब्रदर, हम कहाँ जा रहे हैं? जी टिंग्यू ने रींस की तरह उसका सर हल्का सा खींचकर डायरेक्शन दिखाई। साउथ वेस्ट, यूनडुआन माउंटेन। उसकी आईज डार्क हो गई। बोला, मुझे डर है ब्लास्ट ने अवलांचे ट्रिगर कर दिया होगा। वो बर्फ का तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था। विजिबिलिटी लगभग 0 और सबसे बुरी बात, वो दोनों हेड विंड के अगेंस्ट उड़ रहे थे। हर 5 मिनट बाद जी टिंग्यू पूरा सफ़ेद हो जाता, जैसे किसी ने उस पर बर्फ की नई लेयर बिछा दी हो। बर्फ के टुकड़े चाकू की धार की तरह चेहरे पर लग रहे थे। उसकी गर्दन फ्रीज होकर लाल पड़ गई थी। ब्रदर,
मो मोकिंग की आवाज़ ट्रांसलेटर से आई। बोला, मेरे फेदर्स के अंदर आ जाओ। जी टिंगयू के दांत ऑलरेडी बज रहे थे। बोला, कुछ नहीं, तुम बस उड़ो, जल्दी, फास्ट। टाइम ही सब कुछ था, हर सेकंड की कीमत थी। अगर माउंटेन नहीं गिरा तो विलेजर्स को इवैक्यूएट करना होगा, और अगर गिर गया तो पहले 30 मिनट ही गोल्डन रेस्क्यू पीरियड थे। उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो जाता। काफ़ी देर बाद आखिर उन्होंने युनडुआन वैली क्रॉस कर ली। दूर से पहाड़ नजर आए, अभी तक खड़े हुए, खामोश, मजबूत। नीचे डार्क ग्रीन कॉनिफर फॉरेस्ट था और कुछ घरों की खिड़कियों से रोशनी निकल रही थी। जी टिंगयू ने लंबी सांस छोड़ी और बोला, थैंक गॉड, माउंटेन अभी तक गिरा नहीं। मो मोकिंग सीधा माउंटेन टॉप पर गया, हॉवर करते हुए स्टेबल पोजीशन ले ली। जी टिंगयू ने डिटेक्शन नीडल निकाली, बर्फ में घुसा दी। थोड़ी देर बाद नीडल बाहर निकली, उसने रीडिंग देखी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। 35। जल्दी, रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट करना होगा। मो मोकिंग तुरंत मुड़ गया और माउंटेन से नीचे डाइव करने लगा। जी टिंगयू अपने जम चुके हाथों पर सांस मार रहा था। माइंड ऑलरेडी वर्स्ट के सिनेरियोस कैलकुलेट कर रहा था। और तभी क्रैक, एक अजीब सी आवाज़, बिल्कुल जैसे प्लास्टर बोर्ड टूटने की। जी टिंगयू फ्रीज हो गया, उसके हाथ रुक गए, दिल एकदम नीचे डूब गया। खत्म। अगला सेकंड, रंबल, आसमान फटने जैसी आवाज़ आई, पहाड़ गरजने लगा। उनसे आधे मीटर की दूरी पर बर्फ की लेयर्स हिलने लगी। 1 लेयर, 2 लेयर, 10 लेयर, फिर पूरा हिल साइड खिसक गया। वुश, जैसे येलो रिवर का बांध टूट गया हो। सफ़ेद मौत पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी। जी टिंगयू ने धीरे से सर घुमाया और जो देखा उससे उसका खून ही जम गया। पूरा माउंटेन टॉप्स कोलैप्स कर गया था, जैसे किसी ने बिल्डिंग के फाउंडेशन ब्लॉक्स खींच लिए हों। बर्फ का सफ़ेद समंदर रिज लाइन पार कर चुका था। कई मीटर ऊंचा स्नो क्लाउड आसमान में उठ रहा था और सीधा उनकी तरफ आ रहा था। गो! जी टिंगयू पूरी ताकत से गरजा, लेकिन वार्निंग पूरी भी नहीं हुई थी कि बूम! अवलांचे ने जायंट ईगल को सीधा निगल लिया। सफ़ेद मौत की उस लहर में जी टिंगयू और मो मोकिंग दोनों गायब हो गए। बूम! अवलांचे का फोर्स इतना टेरिफाइंग था कि जी टिंगयू सीधा हवा में उछल गया। 1 सेकंड पहले वो ईगल की पीठ पर था, अगले सेकंड वो स्टॉर्म के अंदर एक पत्ते की तरह उड़ रहा था और फिर सीधा स्नो रिवर में क्रैश। बर्फ उसके मुंह और नाक में घुस गई, सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया। पूरा बॉडी वाइट फ्लड के नीचे दब गया। बस एक हाथ और एक पैर स्नो के ऊपर डेस्परेट स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। फिर अवलांचे ने उसे पूरी तरह निगल लिया। ब्रदर! मो मोकिंग की रोर पूरे वैली में गूंज उठी। उसने अपने जायंट विंग्स वॉयलेंटली फ्लैप किए। स्नो मिस्ट को चीरते हुए वो आगे निकला। तेज हवा उसके पंखों को नोच रही थी। काले फेदर्स टूट टूट कर आसमान में बिखर रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें पागलों की तरह स्नो फील्ड स्कैन कर रही थी, एक तरफ, दूसरी तरफ, हर तरफ। अचानक उसने कुछ देखा। सफ़ेद बर्फ के बीच एक काला बैटन आधा बाहर निकला हुआ था। यहाँ! जी टिंगयू की आवाज़ आई। बर्फ के ढेर से उसका आधा चेहरा बाहर निकला हुआ था, पर्पल रेड, जम चुका। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। शाह मोकिंग ने सीधा नीचे डाइव मारा। उसने जी टिंगयू को पकड़ा और पूरी जान लगाकर बर्फ के अंदर से उसको बाहर खींच निकाला। अगले सेकेंड जी टिंगयू फिर से जायंट ईगल की पीठ पर था। दोनों ने एक साथ सांस ली, जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। जी टिंगयू जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से बर्फ और खून का मिक्सचर बाहर निकला। एक बड़ा लाल दाग सफ़ेद बर्फ पर आ गया। प्रोबेबली उसे इंटरनल इंजरी हुई थी। ये बात समझने के लिए डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अजीब बात थी कि उसे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि कोल उसे नम कर चुकी थी। जो महसूस हो रहा था वो था फियर, प्योर फियर। अभी कुछ मिनट पहले जब वो अवलांचे के अंदर दबा हुआ था तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मैं मर गया तो? हेजाओ, शाओकिंग, प्रेस डिपार्टमेंट के 50 लोग
उन सबका क्या होगा? कौन प्रोटेक्ट करेगा उन्हें? विलियम उन सबका क्या हाल करेगा? जी टिंग्यू ने दांत भींच कर बोला, नहीं, मैं नहीं मर सकता। मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। उसने हाथ से चेहरे पर लगी बर्फ और खून को पोंछा। जबरदस्ती आंखें खोली। खून उसकी आंखों के कोने से बह रहा था। विजन पीली और धुंधली हो गई थी। लेकिन जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसका दिल ही तोड़ दिया।